हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो है कि हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर लॉन्ग का 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि मनोविज्ञान और शिक्षा के संबंध का विवेचन कीजिए और बताइए कि मनोविज्ञान ने शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार में किस प्रकार की क्रांति की है, अथवा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस कथन का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नीचे लिखा गया है कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए संबंधित प्रश्नों के उत्तर को मिलाने से पूरा होता है। तो संबंधित प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है और उन्हीं को मिलाने से होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध स्थापित कीजिए। तो हेडिंग लाइन देंगे कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध। ठीक है, तो आंसर है कि शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक, भावात्मक एवं शारीरिक पक्षों के संबंधित व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। मतलब कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान के संबंध में क्या है कि शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में जो है कि परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति के मानसिक, भावात्मक और शारीरिक पक्षों से संबंधित व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। मतलब कि उसके मानसिक जो विकास है उसको करना, भावनात्मक क्रियाओं पर प्रकाश डालना और शारीरिक विकास करना। सब कुछ मानसिक, शारीरिक और भावात्मक सभी पक्षों से संबंधित व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन करना है। ठीक है, मनोविज्ञान के विषय में हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के उपरोक्त उद्देश्यों से ही इन दोनों का पारस्परिक संबंध स्पष्ट हो जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार से संबंधित जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है उन सिद्धांतों के आधार पर ही शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से प्रणाली के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के ही परिवर्तन संभव होते हैं। मतलब कि जो मानव से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती है, चाहे वो मानसिक तौर पर हो, शारीरिक तौर पर हो, उसके भावनात्मक रूप से हो, व्यक्तिगत रूप से हो, हाँ, चारित्रिक रूप से हो, जो भी हो, उन सब का जो है कि विकास करना, उनके बारे में जानना और उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान कर करके बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करना, यही शिक्षा मनोविज्ञान का मेन काम होता है। जिससे कि बच्चों के बारे में ये पता चलता है कि अगर कोई बच्चा किसी तरह से मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह से अगर परेशान है या किसी भी समस्या का शिकार है, तो उस समस्या का समाधान मानसिक मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान में होता है। और उन सब जो है कि समाधान को लेकर करके शिक्षा के तौर पर जो शिक्षक होते हैं बच्चों को इसी तरह से समझ पाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जो काम है उसके द्वारा जो है कि टीचर अपने बच्चों से इस तरह से जो है कि संबंध स्थापित करता है जैसे कि एक बच्चा अपने पिता के साथ करता है, माँ के साथ करता है। तो जो टीचर होते हैं, चाहे वो लेडीज टीचर हो या जेंट्स टीचर हो, जो भी हो, तो वो जो है कि अपने बच्चों को जैसे देखते हैं उसी तरह स्कूल में भी उनको अपने स्टूडेंट को उसी तरह से देखना होता है, ताकि वो समझ सके कि अगर बच्चे को किसी तरह की कोई तकलीफ है तो उसको समझ करके उसके पेरेंट्स के साथ मीटिंग करें और उस समस्या का हल निकालें। ठीक है, जिससे कि बच्चे को हर जो बच्चा है अगर कोई मानसिक रूप से परेशान है तो उसको उसकी समस्या का समाधान मिले और वो भी अपने बच्चों को सही शिक्षित कर सके। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की भूमिका या महत्व बताइए, अथवा शिक्षा में मनोविज्ञान के महत्व की संक्षिप्त विवेचन कीजिए, अथवा मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या योगदान है। ये 3 क्वेश्चन है और आंसर एक ही है।
तो इसका आंसर हम हेडिंग लाइन देंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की भूमिका या महत्व। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की भूमिका अथवा मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख आवश्यक है। पहला क्या है? तो पहला है कि बालक केंद्रित शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा। ठीक है, तो क्या हुआ कि आधुनिक मनोविज्ञान की मान्यताओं, प्रयोगों एवं सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को घोषित कर दिया गया है। शिक्षा की समस्त प्रक्रिया को बालक केंद्र बनाने पर बल दिया जाने लगा है। इससे पूर्व बालक के स्थान पर शिक्षक अथवा पाठ्यक्रम को ही अधिक महत्व दिया जाता था, परंतु अब पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यवस्तु, शिक्षक के समस्त क्रियाकलापों, शिक्षक के उद्देश्यों, विधियों एवं सहायक सामग्री का प्रयोग बालक की रुचि एवं अभिवृत्तियों के अनुरूप ही होना चाहिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट है बालक केंद्रित शिक्षा, मतलब कि अब क्या है, चाइल्ड सेंटर शिक्षा है, एजुकेशन है। इसमें कि सबसे ज्यादा जरूरी अब बच्चा है। बच्चे के ही हिसाब से अब सिलेबस भी तैयार होता है, कैरिकुलम भी तैयार होता है। बच्चे के हिसाब से ही टीचर अपने आप के जो टीचिंग एबिलिटी है, जो पढ़ाने का तरीका है, उसको चेंज कर रहा है। पहले क्या था कि पहले टीचर सेंटर एजुकेशन था, और जो है कि और उसके साथ साथ पाठ्यक्रम को भी इसमें ज़्यादा पहले महत्व दिया जाता था। लेकिन अब जो पाठ्यक्रम भी बनते हैं वो बच्चे के अकॉर्डिंग ही, उनकी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो है कि इसमें बालक केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया गया ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ सके और शिक्षा का विकास हो सके, क्योंकि पढ़ना तो बच्चे लोगों को है ना, टीचर को थोड़े ना पढ़ना है, इसीलिए बच्चे के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व। मनोविज्ञान के अन्वेषणों के आधार पर यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रत्येक प्राणी में निहित योग्यताएं, क्षमताएं, रुचियां आदि एक दूसरे से भिन्न होती हैं, अतः प्रत्येक बालक की शिक्षा उनमें निहित शक्तियों अथवा भावी संभावनाओं के अनुरूप ही होनी चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर बालकों को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे सामान्य बालक, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक इत्यादि। देखो, व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व क्या हुआ कि हर बच्चे का पर्सनैलिटी जो होता है वो रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार अलग अलग होता है। किसी का इंटरेस्ट जो है कि साइंस में होगा, किसी का कला के क्षेत्र में होगा, किसी का संगीत में होगा, है ना, किसी का आर्ट में होगा। तो इस तरह से जिसकी जो योग्यता, रुचि, क्षमता है उसी के अनुसार जो है कि अब शिक्षा को बनाया गया है। ठीक है, अब और क्या है कि कोई कोई बच्चे जो होते हैं उसमें भी है कि अगर कोई बच्चे जैसे कि सामान्य बालक हैं, पिछड़े बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, समस्यात्मक बालक हैं, है ना, इनकी भी अलग अलग रुचियां होती हैं, क्षमताएं होती हैं और जो है कि योग्यताएं होती है। उन्हीं के अकॉर्डिंग अब शिक्षा को जो है कि उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है ताकि हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। पहले जो होता था कि इन बच्चों को जो पिछड़े बालक थे, प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक थे, उन लोगों को शिक्षा के लिए मतलब ऐसे अगर बच्चे को अपंग बालक हैं, ठीक है, कोई देख नहीं सकता है, गूंगे हैं, बहरे हैं, इन लोगों के लिए शिक्षा था ही नहीं। लेकिन अब हर सबके लिए शिक्षा है और सबके लिए शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है और सबके लिए एक ही तरह की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। शिक्षा एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति मनोविज्ञान के अभाव में नितांत असंभव है। बालकों में विभिन्न प्रकार की शक्तियों का विकास किस अवस्था में किस प्रकार किया जा सकता है अथवा सबसे पहले किस शक्ति का विकास किस प्रकार के साधनों के माध्यम से किए जाए, इस संबंध में मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। क्या हुआ कि शिक्षा का जो विकास हो रहा है वो उसमें मनोविज्ञान का बहुत ज्यादा महत्व है। इसमें जो है कि बच्चों के
प्रकार को देखते हुए, उनकी रुचि क्षमता और योग्यताओं को देखते हुए शिक्षा के कैरिकुलम और सिलेबस तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत तरह के बालक अलग अलग हैं और उन सभी की शक्ति का विकास किस अवस्था में हो रहा है, किसका IQ लेवल कितना है, किस प्रकार वो अपनी शक्तियों का विकास कर रहे हैं, किस प्रकार के साधनों के माध्यम से उनको पढ़ाया जाए। जैसे कि जो अंधे हैं उनको ब्रेन लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसी तरह से और भी सारे बच्चे हैं जो कि देख नहीं सुन सकते, बोल नहीं सकते और क्या बोलते सुन नहीं सकते। तो इन लोगों के लिए भी अलग अलग माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि शिक्षा का उद्देश्य जो है कि हर किसी को शिक्षा मिले, ये पूरा करने की तैयारी है। ठीक है, उसके बाद फिर है कि अनुशासनात्मक समस्या का समाधान। अनुशासनात्मक समस्या का समाधान क्या है? मनोविज्ञान के उद्देश्य से पूर्व बालकों को नियंत्रित करने का एकमात्र साधन दंड ही था, परंतु मनोविज्ञान के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि यदि बालक अनुशासित नहीं है तो इसका कारण बालक के विकास से संबंधित कोई न कोई कारक ही है। साधनों के संगत प्रयोग, ज्ञान में समुचित प्रस्तुतिकरण न होने से अथवा अभिप्रेरणा के अभाव में बालकों को अनुशासनहीनता का अवसर प्राप्त होता है। अतः मनोविज्ञान ने शारीरिक दंड अथवा छात्रों के मन में भय उत्पन्न करने की युक्ति के स्थान पर प्रेम, प्रशंसा, प्रेरणा आदि पर आधारित शिक्षण युक्तियों को प्रयुक्त करने पर बल दिया है। देखो, अनुशासन एक समस्या का समाधान नहीं है। अनुशासन ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चे के अंदर सच में डिसिप्लिन आए, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे के अंदर डर आ जाए, बच्चे के अंदर जो है कि भय आ जाए। ठीक है, इससे जो है कि बच्चे अनुशासित नहीं होंगे, बल्कि टीचर से डरेंगे, अपने दिल की बात नहीं कर पाएंगे। अगर कोई तरह की उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने टीचर से कुछ कह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मनोविज्ञान ये बताता है कि जो बच्चे के अकॉर्डिंग अब शिक्षा को तैयार किया जाए, उनकी रुचि क्षमता और योग्यता के अनुसार, और जो अनुशासन होना चाहिए उसमें डर और भय को हटा कर करके अनुशासन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रेम हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, प्यार से, दुलार से, और बच्चों के अंदर प्रेरणा जगा कर करके, उनको मोटिवेट कर कर करके, है ना, उनको अच्छे अच्छे महान जो है कि जो लोगों की कहानी सुना कर करके उनके अंदर मोटिवेशन पैदा करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो पढ़ाई के तरफ जागरूक हो, उनका इंटरेस्ट बढ़े। ठीक है, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। पढ़ाने का तरीका चेंज हो रहा है। टीचर अब बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, उनको खेल खेल में पढ़ा कर करके सिखा रहे हैं, जिससे कि बच्चे को पढ़ने में मन लग रहा है। पहले होता था क्या कि जो भी टीचर बोल देते थे, अगर बच्चा उस चीज़ को याद करके नहीं आता था तो उसको बहुत कड़ा कड़ा जो है कि उसको मारा पीटा और पता नहीं क्या क्या करा जाता था, तो जिससे कि उस बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे, बच्चे पढ़ना ही नहीं जाना चाहते थे और स्कूल जाना बंद कर देते थे। बच्चे के माँ बाप उसको पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती भेज देते थे और बच्चा वहाँ पढ़ता नहीं था। इस तरह से टीचर का डर भर कर करके रह जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बच्चों के अंदर सिर्फ टीचर क्या करते हैं, उनको प्यार से पढ़ाते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अनुशासन होना चाहिए कि बच्चे के अंदर सच में अनुशासन आए, डर नहीं। ठीक, उसके बाद पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम में सुधार क्या है कि मनोविज्ञान के विकास से पूर्व शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत बालक के स्थान पर शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था, परंतु अब पाठ्यक्रम एवं शिक्षक को बालक के विकास से संबंधित भौतिक एवं मानवीय साधनों के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। इसलिए कि अब पाठ्यक्रम का उद्देश्य भी बालकों के विकास में सहायक होना है, न कि बालकों के मस्तिष्क में ज्ञान भरना है। पाठ्यक्रम के विभिन्न सिद्धांतों के अंतर्गत भी बालकों के स्तर, रुचि, आयु
मानसिक योग्यता आदि पर निरंतर बल दिया जा रहा है। विभिन्न विषयों से संबंधित समन्वय सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत आदि इसी के परिणाम है। देखो आयु जो है कि इसमें क्या कहा गया है कि जो पहले की जो शिक्षा थी उसमें जो है कि शिक्षक और पाठ्यक्रम मेन माना जाता था, लेकिन अब जो है कि शिक्षक सेंटर ना होकर के, पाठ्यक्रम सेंटर ना होकर करके अब चाइल्ड सेंटर जो है कि एजुकेशन हो गया है। अब इसमें जो है कि बच्चों की आयु, रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार जो बच्चा जिस आयु का है उसी के अकॉर्डिंग जो है कि उसको उसकी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, इसमें जो है कि अलग अलग बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, उसके एज के अकॉर्डिंग भी इंटरेस्ट चेंज होता रहता है ना, उसकी योग्यताएं, उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। ठीक, तो इसमें जो है कि बच्चों को जिस तरह से मनोविज्ञान में माप तौल कर करके ये सब चीजें निरीक्षण कर करके उनके आईक्यू लेवल को देख करके समझा जाता है, और तभी जो है कि बच्चों के पढ़ाने लिखाने और उनके पढ़ाने लिखाने के तरीकों को चेंज कर करके बच्चों की योग्यता को, मानसिक योग्यता का विकास किया जाता है। शारीरिक मानसिक योग्यताओं का विकास कर करके ही बच्चों को अब जो है कि शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, विभिन्न विषयों से संबंधित समन्वय सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और लचीलेपन का भी सिद्धांत इसमें अपनाया जा रहा है। लचीलापन इसलिए क्योंकि देखो बच्चों के एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं उनकी रुचि, योग्यता और क्षमताएं भी बढ़ती जाती है। कुछ बहुत सारे चेंजिंग आते रहते हैं बच्चों के अंदर, तो इसीलिए एजुकेशन में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जो टीचर्स हैं उनके समझाने के तरीकों में भी लचीलापन होना चाहिए। एक एग्जाम्पल ना दे करके 2-3 हजार एग्जाम्पल देना चाहिए जिससे कि बच्चों को समझ में आए। अब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो अपने घर में अपने जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने सबसे पहले तो आना नहीं चाहते हैं, उसके बाद फिर जब आते हैं तो घर स्कूल का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को वहाँ पर, अब देखो स्कूल में जो है कि उनके खेलने की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उनको रंग हर कलर के जो है कि कलर्स बताने के लिए हर कलर के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह रख दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चों को वेजिटेबल का भी पहचान हो जाए और कलर का भी पहचान हो जाए। इस तरह से मतलब कि इंटरेस्टिंग बना कर करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, और जैसे जैसे उनके एज बढ़ते जाते हैं उस तरह से उनकी पढ़ाने का तरीका, टीचर्स को अपने अंदर इस तरह के लचीलेपन का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके साथ साथ पाठ्यक्रम में भी लचीलापन आने लगता है। और साथ इन दोनों के मैच से बच्चों का जो एजुकेशन है वो अब बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बच्चों को समझ करके उनकी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार। ठीक है, उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार टीचिंग को अब चेंज किया गया है। ठीक है, अब है कि 6 नंबर है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग। क्या है कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि बालकों की ज्ञानेंद्रियों में जितना अधिक क्रियाशील बनाया जाएगा, मतलब कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि बालकों की ज्ञानेंद्रियों को जितना अधिक क्रियाशील बनाया जाएगा उतना ही अधिक उनका विकास होगा, अथवा उतनी ही अधिक अस्थायी रूप से वे प्रदत्त ज्ञान को ग्रहण कर सकेंगे। साथ ही सरल, रुचिप्रद, आकर्षक और गतिशील वातावरण में छात्र अधिक गति से सीखते हैं, अतः छात्रों के अधिगम में अपेक्षित वृद्धि करनी उनकी अमृत बौद्धिक योग्यता का विकास करने हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री के पर्याप्त एवं संगत प्रयोग करने पर ही जो है कि बल दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब वही है जो कि अभी कहा कि श्रव्य दृश्य सामग्री का मतलब यह है कि जो देख सुन कर करके आदमी आराम से देखे और समझे और पढ़े। जैसे कि जो अब जो है कि बहुत जो है कि रुचिप्रद तरीके से, मतलब वही बोला कि इंटरेस्टिंग तरीके से और सरल बना दिया गया।
वही है कि जैसे कि एग्जांपल अभी दिया कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो है कि कलरफुल बना दिया गया है, मार्केट में होता है, और ये सारी चीज़ें स्कूल में भी अवेलेबल होती हैं, और इन सब के थ्रू जो है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सिखाया जाता है कि ये क्या है, वो क्या है, बनाना है। तो बनाना तो बच्चे ऐसे ही देखते हैं, बच्चे घर में भी मम्मी पापा इसके बनाना, और इस तरह से देख करके बच्चे समझ जाते हैं कि ये बनाना है, ये अनियन है, ये ग्रेप्स है ना, ये पोटैटो है, ये टोमेटो है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख कर करके बच्चे अपने आप सीख जाते हैं और कलर्स भी जान जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा वेजिटेबल किस कलर का होता है, इससे कलर का भी पहचाना जाता है। तो और इंटरेस्टिंग भी बन गया, बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को जो है कि देखा करके, सुना कर करके, और इस तरह से इंटरेस्टिंग बना कर करके जो है कि कभी कभी चलचित्र का भी यूज़ किया जाता है, जिसमें कि बच्चों को जो मॉरल स्टोरी वगैरह दिखाया जाता है, और इससे भी बच्चों के अंदर नैतिक गुण का विकास होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि बच्चों के अंदर मनोविज्ञान के ही द्वारा इस सब का श्रेय मनोविज्ञान को जाता है, जिससे कि बच्चों की रुचि को, उनकी रुचि, क्षमता और योग्यता को महत्व देते हुए इन सभी तरीकों का उपयोग किया जाने लगा, जिससे कि बच्चों को पढ़ाने में और बच्चों को पढ़ने में आसानी हो गई। ठीक है, उसके बाद अधिगम व अभिप्रेरणा की विधियों का प्रयोग क्या है कि अधिगम की विस्तृत प्रक्रिया केवल प्रभावशाली शिक्षा पर ही नहीं वरन अनेक सामूहिक कारकों पर निर्भर करती है। ये समस्त कारक अधिगम की मात्र अवधि, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, अधिगम की विधि, आकांक्षा का स्तर आदि है। ठीक है, वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत इस बात पर निरंतर बल दिया जा रहा है कि बालकों का बौद्धिक एवं संवेगात्मक विकास करते समय इन समस्त कारकों का समन्वय रूप में ध्यान रखा जाए। कठिन से कठिन पाठ में भी अभिप्रेरणात्मक युक्तियों के माध्यम से सरल, सहज एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। इसलिए ये प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के प्रेरकों का प्रयोग करने पर ही बल दिया जा रहा है। देखो, यही बात है कि इंटरेस्टिंग बना दिया गया, और उसमें जो है कि हम सभी तरह के चीज़ों को, उसमें बच्चे का मानसिक विकास भी हो गया, खेल खेल में बच्चे सीख भी गए, इससे शारीरिक विकास भी हो गया, बौद्धिक विकास भी हो गया कि उनको कलर्स का पहचान हो गया, उनको वेजिटेबल्स, उनको फ्रूट्स की पहचान हो गई, है ना। तो इन सब को जो है कि बहुत आसान और सरल तरीके से पढ़ाया भी गया, और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और इन सभी तरीकों से इनका विकास भी हो गया, अधिगम विधि और आकांक्षा का स्तर भी बढ़ गया। ठीक है, और इनको बहुत अच्छे तरीके से और सहज तरीके से बोधगम्य भी बना दिया गया। तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाने से जो बच्चे हैं उनको जो है कि अब क्या हुआ कि अब अगर हम बच्चों को कभी कभी क्लास में क्या करते हैं टीचर्स की जो है कि वर्ड मीनिंग से रिलेटेड कुछ खेलवा लेते हैं। ठीक है, तो इससे वर्ड मीनिंग पावर तेज हो जाता है ना। और कभी कभी कुछ टॉपिक दे देते हैं जो बड़े बच्चे हैं, अब छोटे बच्चों को तो इसी तरह से पढ़ाया जाएगा, और जो बड़े बच्चे, वही हो गया कि लचीला बनाना, कि बच्चों को उनकी इंटरेस्ट क्या है। अब बच्चों को अगर टीचर रोज एक ही तरह से आएंगे और 45 मिनट, आधा घंटा किसी भी टॉपिक पे भाषण दे करके चले जाएंगे, तो उनको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उनको बोरिंग लगेगा, उनको लगेगा ऐसा कि बस दिन काट रहे, बस टाइम पूरा हुआ और चल दिया। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बच्चे आते किस लिए हैं? कुछ सीखने के लिए आते हैं, और टीचर सिखाने के लिए आते हैं। तो टीचर का ये है कि उनको खुद भी वो इंटरेस्टिंग तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाए, ताकि टीचर को भी मजा आए और स्टूडेंट को भी मजा आए, और उनका उससे उनके जो है कि मानसिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो, है ना, और इस तरह से उनका पढ़ाई भी होता रहे। ठीक,
तो आई थिंक आप लोगों को आज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग पढ़ाई के लिए आप मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके मेरे जेंजी क्लासेस के प्लेलिस्ट पे जा करके आप किसी भी सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।